जोहार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करा चुका हूँ, 1 से लेकर 9 तक। जो नहीं देखे होंगे 9 प्रैक्टिस सेट जाके जरूर देख लें, कि सारा प्रैक्टिस सेट जेटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा जेटेड बेस्ड क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग 1 to 5 तैयारी करते हो या 6 to 8 का है, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जाके जरूर देख लें। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपना चैनल में बिल्कुल सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। आप लोग अगर जेटेट का तैयारी 1 to 5 करते हो या 6 to 8 का तैयारी करते हो, और अगर मैथ से प्रॉब्लम है तो मेरा चैनल में अच्छा चैनल में जुड़े हुए हैं। मेरा चैनल में सारा का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले आप लोग जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बता दें कि मेरा चैनल में चैप्टर वाइज का थ्योरी भी चल रहा है, जिसमें से 3 चैप्टर इंड की ओर है। फर्स्ट चैप्टर तो नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो चुका है। अब परसेंटेज का मैं 3 क्लास हो चुका है। ठीक है, 1 क्लास और होगा परसेंटेज का, उसमें से सारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसीलिए जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज पढ़िए, और जिसको प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाना है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई पैसा की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कोर्स करने का या प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है सो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घात क्या है। घात जिसको पावर बोलते हैं। ठीक है, घात का यूनिट पावर होता है। तो चलते हैं 234 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब मेरा काम है कि अभाज्य गुणनखंड 234 का करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको बताए हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग को बता चुके हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हमको बताइए, तो कमेंट कीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से डिवाइड हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हमको कमेंट कीजिए कि 1 अभाज्य संख्या है या नहीं, 2 मेरे पास अभाज्य संख्या है या नहीं। आपको दोनों कमेंट करके बताइए इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट कर। 234 का अभाज्य गुणनखंड करने बोलता है, तो जो 234 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 मेरे पास अभाज्य गुणनखंड है, 2 के 2, 2 के 2, 7 दूना 14। ठीक है, अब फिर किससे डिवाइड होगा, देखिए तो 3 से डिवाइड होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9। अब किसी से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 भी अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया, और 13 भी मेरे पास अभाज्य हो गया। क्या कहा आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ तक हो गया। अब इसको लिख सकते, देखिए तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, 3 2 बार आया, इसे 2 लिखे। 13 13 सिंगल है, तीसरे सिंगल लिख दिए। तो हमको क्या बोल रहा है, 3 का अधिकतम घात। 3 का अधिकतम घात क्या आया है यहाँ पे, 3 का अधिकतम घात 2 आया है, इसलिए मेरे पास 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। 3 का घात पूछ रहा है। ठीक है, अगर 13 का पूछता तो 1 होता, 2 का घात पूछता तो 1 होता, लेकिन मेरा क्वेश्चन में पूछा 3 का घात है। 3 का घात कितना हो जाएगा, मैक्सिमम घात। मैक्सिमम घात आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तो आप लोग समझ गए अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, ये भी समझ गए। घात कैसे निकालना है, पावर किसे, अधिकतम पावर किसे कहते हैं, ये भी समझ गए। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सो। अब देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 का घात क्या हमको ये हमको निकालना है। कितना, 3825 का। फिर इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 3825 का हमको निकालना है क्या, 3 का। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जाएगा, देखिए तो 3 से जाएगा ही नहीं, जाता तो 3 का घात पूछता ही नहीं। 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर 3 से जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15।
अब जाएगा 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 अठा 40, 5 25, फिर कितना जाएगा 5 से जाएगा 17 पचे 85। अब क्या क्या आया है देखिए तो 3 × 3 × 5 × 17। अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू कितना है 17 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 का घात, तो 3 का घात यहाँ कितना है 2 है, 2 है ना, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए, आप तो क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, टीचर के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज आप लोग को इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। घात किसे कहते हैं समझ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं ये भी समझ गए हैं। 2 चीज आपको क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन में। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड 54 का करना है, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है 5 4, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं 2 से देते हैं 27 दूना 54, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 9 तिया 27, फिर किससे जाएगा 3 तिया 9। अब क्या क्या आया देखिए तो आया 2 × 3 3 बार आया 3 लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 2 3 3 आया। ठीक है, 2 के पावर 1 3 के पावर 3, 2 के पावर 1 3 के पावर 3, यही मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 के पावर 1। अब ये सब कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। कोई समझने में दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो हमको कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। सब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं 50 बार क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, लेकिन समझा के आपको आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप खुद बना रहे हैं खुद समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने के लिए आपको आंसर लाने से वो नहीं है, आपको आंसर लाने का विधि उसका सॉल्यूशन पकड़ना पड़ेगा कि आंसर कैसे आया। आपको बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको पूरा बेसिक सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 196 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांक का योग। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, वहां घातांक पूछा था अभाज्य गुणनखंडों का। ठीक है, यहाँ बोला घातांक जो आया उसका योग पूछा है, किसका अभाज्य गुणनखंड का घातांक। ठीक है, 196 का करते हैं 196। ठीक है, किससे जाएगा देखिए तो 2 से जाएगा 9 दूना 18 8 दूना 16, 2 से जाएगा 4 दूना 8 9 दूना 18, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, कितना आ गया 2 2 × 2 × 7 × 7, नीचे 2 के पावर 2 × 7 के पावर 2। अब दोनों अभाज्य हो गया, अभाज्य हो गया तो घातांक का योग पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है घातांकों का योग पूछ रहा है। दोनों अभाज्य है, अभाज्य का घातांक क्या है इसका 2 है घातांक, प्लस इसका घातांक कितना है 2 है, कितना हो गया 4, दोनों का योग पूछा था 4 हो जाएगा, यही मेरा पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक तो हमको बताइए। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब इसको बोल रहा है संख्या 11.2345 ऐसी संख्या जो है तो क्या है इसको बताना है हमको कि क्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, या इसमें से कुछ नहीं है। अब क्या है हमको बताना है। ठीक है, हमको अब ध्यान देखिए, ये जो नंबर है कैसा नंबर है देखिए तो इस नंबर देखिए अब शांत है या अशांत है, हमको ये हमको बताइए पहले। शांत है या अशांत है इस नंबर जो मेरे पास है, ये शांत है, शांत है ना। अशांत जो बढ़ते चल जाएगा उसको शांत कहते हैं और अशांत कहते हैं, लेकिन ये शांत है क्योंकि यहाँ स्टॉपेज हो गया इसका, तो क्या है शांत है। शांत है, रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है, क्या है शांत है, आवृत्ति है कि अनावर्ती है, हमको ये बताइए आवृत्ति है या अनावर्ती है, हमको ये बताइए।
आप लोग को पता होगा आवृत्ति किसे कहता है, अनावृत्ति किसे कहता है। आवृत्ति अनावृत्ति है। आवृत्ति जो बार बार रिपीट, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा उसे आवृत्ति कहते हैं। ये अनावृत्ति है। शांत है यानी क्या है, अनावृत्ति है। ठीक है, शांत अनावृत्ति है तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, शांत अनावृत्ति है, इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। शांत अनावृत्ति, अगर आवृत्ति रहता बार बार रिपीट होता, अशांत नहीं रहता, तब हम अपरिमेय संख्या बोलते। ठीक है, अब इसका थ्योरी, आप परिमेय संख्या शांत है, अशांत है, ठीक है, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, आपको सारा कुछ, आप बेसिक जाइए चैप्टर पढ़िए, वहाँ सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, तभी एक क्लास इसी में लग जाएगा समझाने में। इसलिए जाइए, नंबर सिस्टम का क्लास पूरा बेसिक से बताए हैं, उसमें देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शांत है अनावृत्ति क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है। 3.75% का 1280, देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत है कुछ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ होता है, इसको सुधार लीजिए, 37.5 होता है। ठीक है, 37.5 कर लीजिए इसको, यहाँ पॉइंट यहाँ हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, का क्या हो जाएगा, का 1280, हमको इसको बताइए। ठीक है, अब इसको बताइए कि कैसे क्या होगा सर। 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको ये बताइए। आपको हम बताए थे 37.5 को, ठीक है, अब हमको ये बताना पड़ेगा आपको 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं। 12.8 को क्या लिख सकते थे, 12.5 को 1/8 लिखते हैं, 12 इतना परसेंटेज का। ठीक है, तो कितना मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 12 36 और 5 15, मतलब इसका 3 का मल्टीपल है। इसको 12.5 बराबर हम जानते हैं। आप बोलिएगा 12.5 बराबर 1/8 कैसे होता है, चलिए ये भी समझा देते हैं आप लोग को। इसलिए बोलते हैं मेरा क्लास शुरू से देखिए, कहीं कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ डेसिमल है, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक और 0 हो जाएगा। आप डिवाइड कीजिए, कितना बार मिल जाएगा देखिए तो, 25 9 25 नहीं, 25 25 है 125, 25 चौक 100, 5/40, 5 से काटते कितना आ जाएगा, 5 8 40 बराबर कितना होगा, 1/8। मतलब इतना बराबर 1/8 हो गया। कैसे समझ गए, हाँ तो समझ गए। तब देखिए, तो इसी को तो लिखे हैं 12.5% का निकालने कितना 1/8 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो 3 मल्टीप्लाई कर, बढ़ती है 36 और 5 15, कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। 37.5% अगर 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर करेंगे तो 3/8, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं। इसे सारा कुछ आपको बता दिए हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इस इतना बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। देखिए तो, और देखिए इतना का पूछा है, यहाँ कितना है, यहाँ है, तो लिख सकते हैं 37.5% का मतलब गुना 1280। अब इसको लिख सकते हैं, इतना बड़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/8 इंटू 1280। अब डायरेक्ट देखिए 8 से डिवाइड करते हैं, 8 के 8 कितना बना, 8 से 48, 160 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 48, 480। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। कितना इजी पड़ा। अगर इसको यहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तब तो टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन इस इतना बराबर डायरेक्ट हमको अगर पता रहता 3/8 होता है तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए डायरेक्ट सारा इसे फ्रैक्शन याद कीजिए। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है सर, देखिए क्या बोल रहा है, 2.12 112 111 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ
सिंगल आया, डबल आया, 3 आया, यहाँ कितना बार आया, 5 बार आया, इस मतलब रिपीटिंग नहीं है, नंबर लगातार नहीं हो रहा है। किस प्रकार की संख्या, आप हमको ये पूछ रहा है। ठीक है, आप हमको ये देखिए नंबर कैसा बढ़ रहा है, देखिए तो नंबर रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है हमको ये बताइए हमको आप। बताइए, कमेंट कीजिए, अभी जस्ट आपको बताए हैं ना क्या है सो, किसी को नहीं पता। रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है, सम संख्या है कि पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखिए तो सम तो नहीं है, इसमें तो सीधा खत्म कीजिए, पूर्णांक भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गया मेरे पास, 2 ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया नहीं। अब देखिए क्या है, रिपीटिंग है, ये नंबर शांत है, शांत नहीं, क्या है, अशांत है। शांत रहता है, स्टॉप पे शांत रहता है, लेकिन ये बढ़ते चल जा रहा है ना इन्फिनिटी तक, कहाँ तक बढ़ रहा है हमको पता नहीं है। ये नंबर को आप पता चल गया कि अशांत है, यहाँ तक पता चल गया। अब अशांत है, लेकिन आप क्या, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, अनावृत्ति है कि अनावृत्ति, अनावृत्ति है कि आवृत्ति है। आवृत्ति वैसी संख्या कहते हैं जो बार बार रिपीट होते रहता है, जैसे यहाँ 2 है तो बार बार 2 2 आते रहता है, वो क्या आवृत्ति है, मतलब बार बार आ रहा है। लेकिन अशांत है, लेकिन अशांत के साथ क्या है, अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है, नॉन टर्मिटिंग है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अशांत रहे, अनावृत्ति रहे, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, जैसे 2.5 रहेगा तो इसको डेसिमल हटाकर 00 कर देंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन 4.25 डॉट 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 बढ़ते रहेगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, 1 के टाइम में कितना जीरो रखेंगे, हमको पता नहीं ना है कहाँ तक आता है, इसको पता नहीं है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे भी ऑप्शन से छाट सकते हैं। इसे सारा कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूँ चैप्टर में, चैप्टर जाकर देखिए। ठीक है, यही सा स्टूडेंट को, यही सा क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और गलत करके आता है। ठीक है, और टीचर के एग्जाम में इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सोचिएगा जोड़ और घटाव पूछेगा, वैसा नहीं है। आप सोचिएगा 1 to 5 का पढ़ाएंगे तो कहाँ से 1 to 5 बच्चा को तो पढ़ाएंगे तो ये इतना टफ कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, जाके देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। ठीक है, 2016 में देखिए, आज से 10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्टैंडर्ड देखिए जाके जेटेड का, हम सारा कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, जाके देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है। चलते हैं, समझ गए अपरिमेय संख्या को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें ध्यान से देखिए, हमको बताइए कि क्या होगा इसमें से, ये क्या है, एक एक से बताते जाइएगा, जो पूछेंगे बस वही ध्यान से देखिएगा, इसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये शांत है या अशांत है, आपको ये बताइए, ये शांत है, शांत है, ये क्या है मेरे पास, अशांत है, अशांत है क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, उनको पता नहीं कहां तक जाएगा, सो अशांत है। ये मेरे पास क्या है, शांत है, ये मेरे पास क्या है, अशांत है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में शो बताइए। ठीक है, हमको पूछा कि परिमेय कौन नहीं है, हमको यही पूछा है ना, इसमें से परिमेय कौन नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है तो परिमेय संख्या नहीं, तो हमको क्या पूछता है, इसमें से कौन सा है जो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही मेरे पास, यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से, अब ध्यान दीजिए, ये शांत है, शांत के साथ ये क्या है, शांत है, लेकिन क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो शांत है तो क्या हो सकता है, परिमेय संख्या होगा। ये समझ गए, ये क्या है, अशांत है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं,
पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हमको बताइए तो। अच्छा इसको रहने दीजिए। अच्छा पहले इसको बताइए, ये शांत है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बताइए क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो समझ गए। अब मैं फंस गए ऑप्शन नंबर बी और सी में। ठीक है, ये भी बोलिएगा सर अशांत है, ये भी अशांत है, मतलब दोनों अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन नहीं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए तो 3.45 6 तो बार बार रेगुलर बढ़ रहा है ना, तो 6 के पावर ऊपर बार लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आता है, मतलब 6 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं। आप ऐसे फॉर्म में जब लिख दिए, इसको तोड़ के ऐसे लिख दिए, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखते थे ने क्या, 3.456 कितना माइनस करेंगे, इसमें 4 5 है, 4 5 माइनस करते थे, एक में 12 था, एक 9, 2 नहीं है तो 00 एंड करते थे। इसको सॉल्व करते हैं तो मतलब इसको पी बाई क्यू को मैं डायरेक्ट समझिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास तो क्या होगा, ये तो मेरे पास परिमेय संख्या हो गया। इसमें पी बाई इसके बार नहीं लिख सकते, क्योंकि संख्या अलग अलग हो जाए। 3 2 है, फिर 3 2 2 हो गया, 3 के बाद 2 हो गया, 3 के बाद यहाँ क्या 2 होगा कि नहीं होगा आपको ये पता नहीं है। ये संख्या क्या है, अशांत है। अशांत के साथ क्या है, अशांत के साथ ये क्या है, अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमको वही पूछा क्वेश्चन में, कौन संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहाँ सारा कंफ्यूजन आप लोग को दूर हुआ इस क्वेश्चन में, सो बताइए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत किसे कहते हैं, अशांत संख्या किसे कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, पी बाई क्यू में फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते हैं। सारा कंफ्यूजन एक क्वेश्चन से दूर हो गया, हो गया। तो चलते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जब बताएं सारा कुछ उसमें डिटेल में बताएं, चैप्टर वाइज देखिए। जिसको पूरा अगर कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर चैप्टर वाइज जाके देखिए। ठीक है, स्पीड में जाके देख लीजिए, टाइम नहीं है ज्यादा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। कैसी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक तो पॉजिटिव है, जिसे ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, और बी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हमको ये पूछ रहा है। चलते हैं, ये मेरे पास दो का अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक ये है, एक धनात्मक पूर्णांक बी है। मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक बोला है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। जो ए है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 के बाद 4 6 8 डॉट 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 2 के मल्टीपल में होगा। अब बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो है 5 10 15 20 इसी तरह चलते रहेगा। ये जो बोला है क्वेश्चन में सीधा लिख दिए। आप क्या पूछता है सो देखिए। बोला तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है हमको बताइए तो। ए प्लस बी का छोटा सबसे छोटा तो यही नहीं नहीं, तो यही पूछ रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, 2 + 5 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 + 5 कितना होगा यहाँ 7 होगा। यही मेरे पास आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। ठीक है, हमको पूछा है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे छोटा यही है ना, ये तो बड़ा हो जाएगा 4। इसका ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, बी का सबसे अभाज्य गुणनखंड 5 है। इससे छोटा तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। तो दोनों को जोड़ दिए कितना है, 7 हो गया। तो वही पूछा है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा, तो 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है 2x³ + 2x x² + 1 x⁴ - 1 का HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब चलते हैं इसको देखिए, लिखा हुआ है इसको देखिए तो लिख सकते हैं 2x³ + 2x लिखा हुआ। ठीक है, और सेकेंड है x² + 1। ठीक है, और यह है x⁴ - 1।
यहाँ तक ठीक है, यही दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। अब देखिए इसमें लेते हैं कॉमन 2x, हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं क्या बचेगा यहाँ, x² बचेगा प्लस 1 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ इसको तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसको सेम लेते हैं, x² प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए तो तोड़िए तो x के पावर होल स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। अरे क्या एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² बराबर क्या था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यही होता है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए तीनों में कौन सा क्या है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन जो होगा वही HCF होगा। x² प्लस 1 यहाँ भी है, x² प्लस 1 यहाँ भी है, x² प्लस 1 यहाँ भी है, मतलब इसका HCF पूछेगा क्या होगा तो हो जाएगा x² प्लस 1, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब मेरा HCF भी पूछा है, x² प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम पूछते तो इसको भी लेते, इसको भी लेते, प्लस इसको भी लेते तो एलसीएम हो जाता। अगर एलसीएम पूछता तो सारा को लेने पड़ता, लेकिन हम एचसीएफ पूछते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन है उस वैसी संख्या को लेना है। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है जो अक्षर डी कितने सममितीय रेखाएं हैं। अब देखिए सममितीय रेखाएं देखिएगा 1 to 5 सिलेबस में इसमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। और 6 to 8 में भी क्वेश्चन आएगा, आज लिख लीजिए क्वेश्चन। इस टाइप पे क्वेश्चन है, दोनों में एक क्वेश्चन गारंटी के साथ बोलते हैं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। सो और क्वेश्चन इजी है, ऐसा ना कि बहुत ज्यादा टफ है, इसमें बहुत दिमाग लगाना है। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या है, सममितीय रेखा, सममितीय रेखा है मतलब डी को बोल रहा है, ठीक है। इसको डी लिखिए, डी लिखें, ठीक है। सममितीय रेखाएं मतलब डी को कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डी को अगर तोड़ेंगे तो कैसे ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए तो एक ही फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे। अगर डी को बीच में अगर काट देंगे तो जैसा ऊपर भाग रहेगा वैसा नीचे सेम दोनों दिख रहा है ना, दिखने जैसा सेम रहेगा। ऐसा भाग में काटिए, कैसे कितना भाग में काट सकते हैं, इस सेम सब जो जितना भाग में डिवाइड होगा सब इक्वल एक जैसा ही दिखेगा। डी का ऊपर भाग एक जैसा दिखता है, डी के नीचे भाग एक जैसा दिखता है। और कहीं से काट सकते हैं, देखिए तो डी को अगर काटने बोलेगा, इसको काटिए, और कैसे काट सकते हैं। अगर बाई चांस हम आपको बोलते हैं, देखिए आप बोलिएगा सर ऐसे काटिए, ठीक है। ऐसे अगर काटते हैं तो इधर का पार्ट सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर तो बंद रहेगा, इधर तो ओपन है, मतलब ऐसे पार्ट नहीं काट सकते हैं। इस टाइप का अगर काटते हैं तो ऊपर का डी देखिए जो जैसा दिख रहा है वैसे डी नीचे दिख रहा है, मतलब एक ही समितीय इसके रेखाएं, मतलब कितना बार समिति रेखाएं, मतलब एक बार काट सकते हैं इसको, एक हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आप एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कंफ्यूजन सारा दूर कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम बोलेंगे कि एक्स को कितना बार में काट सकते हैं, एक्स को हमको ये बताइए, एक्स को कैसे काट सकते हैं। देखिए एक्स को ऐसे भी अगर काटेंगे, बताइए अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर जैसा दिख रहा है वैसे इधर दिख रहा है, ये सेम हुआ, एक लाइन होगा। अगर बाई से ऐसे भी अगर काटते हैं, अब देखिए हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम दिखेगा, ऊपर और नीचे सेम दिखेगा। मतलब इसका पूछेगा समितीय रेखाएं क्या होती, कितना हो जाएगा, इसका समितीय रेखाएं 2 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं एच, ठीक है, एच लेते हैं। इसको कैसे बार में काट सकते हैं, अब हमको ये बताइए। अगर एच को देखिए तो एच को अगर काटेंगे ऐसे बीच से, अगर हम काटते हैं बीचों बीच ऐसे काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे सेम होगा, जैसे ऊपर वैसे नीचे रहेगा, मतलब एक हो गया। अब चलिए अब इसको भूल जाइए। अब ऐसे अगर डिवाइड करते हैं बीच में तो देखिए तो इधर का एच और इधर का एच जैसे जैसे इधर रहेगा, लेफ्ट और राइट का दोनों सेम दिख रहा है, मतलब इसका भी समितीय रेखा कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये समझ गया। अब बोलते हैं ओ, जैसे ओ लेते हैं, ओ को बोलेगा कितना भाग में काट सकते हैं, देखिए तो इसको ओ को ऐसे भी काट सकते हैं, ओ को ऐसे भी काट सकते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
जैसे ऊपर नीचे दिख रहा है वैसे लेफ्ट राइट भी दिखेगा, काटेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। लेके लेते हैं आई, आई ठीक है। अब आई को बताइए, आई का भी कितना होगा देखिए, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बीचों बीच इसको डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट राइट दोनों जैसे इधर दिख रहा है वैसे इधर दिखेगा, ये हो गया। अगर बीच में डिवाइड करते हैं आई को तो देखिए जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है, मतलब इसका पूछेगा कि एक समितीय रेखाएं, इसका भी समितीय रेखाएं 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल अल्फाबेट में एक ए टू लेकर के जेड तक, जैसे बोलेंगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं ए, ठीक है। ए को अगर डिवाइड करेंगे, ये ऐसे है, अगर ऐसे कोई डिवाइड करेंगे तो कितना बार में इसका हो जाएगा, देखिए हम ध्यान से देखिए। तो ये कोई अगर ऐसे बीच में डिवाइड कर सकते हैं, बीच में अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा मेरे पास। इसको देखिए ऊपर से लेकर बीचों बीच ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसा ये इधर वैसा ये इधर होगा, दोनों का सेम दिख रहा है, आधा आधा सेम दिख रहा है, मतलब ए का समितीय रेखा है, बोला गया कितना है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो समितीय रेखा कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सीधा आपको देखते हैं पूरा ओवरऑल आपको बताते हैं, ए टू जेड में अल्फाबेट 4 ऐसा है जिसका समितीय रेखा 2 होता है। कौन कौन? एक एच हो गया, एक आई हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एक एक्स हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ओ हो गया। इस 4 ऐसा अल्फाबेट है जिसका समितीय रेखाएं 2 होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। समितीय रेखाएं आप देखिएगा सिलेबस में पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समितीय रेखा में पढ़ना, बस क्वेश्चन इसी लेवल का यही क्वेश्चन आएगा, इसी जो इस क्वेश्चन में जितना हम बताए हैं यही अल्फाबेट से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा लिख लीजिए मेरा, ठीक है। उस दिन आपको स्क्रीनशॉट करके ये वीडियो दिखाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ठीक है। आप देखिए यहाँ अक्षरों के निम्नलिखित समूह में से किस में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्रकार के समिति है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल हो गया। कौन सा अल्फाबेट है? अभी क्या बताए थे आपको, बताए थे अभी 4 अल्फाबेट होता है, एक्स होता है, एच होता है, वाई होता है, आई होता है। अब देखिए 4 ऑप्शन किस में है सो, ठीक है। सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी यहाँ भी है, सी इसमें नहीं होगा, ए का होता है, एक होता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एच एक्स एच वो होता है आई, यही 4 होता है जिसका समितीय रेखा कितना है 2 होता है, दोनों प्रकार का है। ऐसे हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हैं और वर्टिकल भी काट सकते हैं, वही बोल रहा है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार के समिति, 2 प्रकार का समिति क्या होगा, एक्स होगा एक्स होगा, एच होगा, वो होगा, और एक ऑप्शन रहता आई, तो आई हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन आ गया, बोला यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या बोला क्वेश्चन में, सीधा लिखिए, अभी चैप्टर बता चुके हैं, ठीक है। 15 किताबों का सीपी इक्वल टू क्या है, 20 किताबों का एसपी, ठीक है। देखिए पीवाई की क्वेश्चन है, और जाके मेरा प्रॉफिट और लॉस जो क्लास देखे होंगे उसको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं कराए हैं, करवाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए सीपी इधर से ले आते हैं एसपी, तो क्या हो जाएगा 20/15, 5 चौक 20, 5 दिया 15, सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया 4, एसपी क्या हो गया 3। आप देखिए सीपी 4 एसपी 3 मतलब क्या हो गया, सीपी क्या होता है खरीदारी मूल्य, हम खरीद के लाए 4 रुपया में, और सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितना में रहे 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या हानि प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत में कितना रुपया हानि हो रहा है, 4 रुपया में खरीदे 1 रुपया में बेच रहे हैं, 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हमको लॉस हो गया, किससे 4 रुपया से हमको 1 रुपया लॉस हुआ, इंटू 100 कितना हो गया 25 चौक 100, मतलब 25% हमको क्या हो गया लॉस हो गया। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो समझने किसी को दिक्कत? उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सो, 15 किताबों का क्रय मूल्य
15 किताबों का क्रय मूल्य 9 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 किताबों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो CP बाय SP इक्वल टू क्या होगा 9/15। 3 तिया 9, 3 पचे 15 बराबर कितना हो गया 3/5। मतलब यहाँ से आप ये समझिए तो 3 रुपया में कोई सामान खरीदे थे, आप बेच रहे हैं कितना, सेलिंग प्राइस में बेच रहे हैं कितना रुपए में, 5 रुपया में बेच रहे हैं। तो 3 रुपया में खरीदे थे, 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, आपको आगे क्या भरोसा पड़े, मूल्य बराबर है तो एक किताब के बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक किताब बेचे थे 10 किताब बेचा, लाभ प्रतिशत तो सेम ही हमको होगा। ठीक है, तो आप देखिए 3 रुपया में खरीदे थे, 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 3 रुपया के में CP के रिस्पेक्ट में इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200/3%, या 200/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 को क्या लिख सकते थे, 1/3 को देखिए तो 1/3 को लिखते थे 33.33% लिखते थे, लेकिन यहाँ 2 आ गया, एक्स्ट्रा 2 आ गया तो मतलब कितना 66.66%। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत समझने में, उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको बनाइए, क्या बोल रहा है सो ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए आप लोग। बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमको समद्विबाहु, अब देखिए वर्ड में ही सारा कुछ लिखा है। ठीक है, सम मतलब दो, द्वि मतलब दो नहीं, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। मतलब वैसी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर डिफिनेशन पूछेगा, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये समझ गए यहाँ तक। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, बी एंगल जो है मेरे पास 90 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया, समद्विबाहु मतलब ई भुजा जितना होगा उतना ही भुजा ये होगा, दोनों भुजा बराबर है। अरे एक एंगल क्या बोल रहा, बी मेरे पास 90 डिग्री होता है, बी यहाँ होगा, ये मानते ABC, यहाँ तक मानते हैं। इस एंगल मेरे पास क्या है 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में यहाँ तक दिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में हमको सो बताइए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है। तो त्रिभुज ABC के बारे में कौन सा कथन इसमें बोल रहा है सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, इतना मेरे पास दिया था, बोला कौन सा इसमें कथन है जो सत्य है। ठीक है, अगर ये भुजा बराबर है तो इसको क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, देखिए तो AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। ये होता है नहीं पाइथागोरस से, पाइथागोरस आप बोलिएगा कहाँ से है, क्योंकि हमको 90 डिग्री दिया हुआ है। पाइथागोरस उसी में सेट होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए मेरे पास, देखिए AB और BC, हमको तो दोनों भुजा बराबर है, AB इक्वल टू BC। क्यों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु बोला कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए AB का स्क्वायर, अब BC बराबर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, BC बराबर AB लिख सकते हैं। अब बोलिए क्यों लिखे, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर, अगर x इसको लेते हैं तो x ई भी होगा ने। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू AC का स्क्वायर, AB बराबर क्या होगा 2AB, 2 होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा। यही होगा क्या नहीं, देखिए ये ऑप्शन में है 2AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, उल्टा दे दिया, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हमको बताइए, कमेंट कीजिए कि यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया। बस यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या रहता है, क्या फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये समझ गए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है इसमें। बहुभुज का अंतः कोणों का योग। अब बहुभुज आ गया, बहुभुज का अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अंतः कोणों का होता है, अंतः प्रत्येक भुजा का बोला जाता है। बहुभुज, बहुभुज वैसी भुजा को कहते हैं जिसके 4 से ज्यादा हो। 4 भुजा तक रहता है उसको, जैसे 2-3 भुजा रहता है, एक भुजा रहता है उसको लाइन कहते हैं, 2 भुजा का तो रहता है उसको कोण, 2 भुजा से कोण बनता है, 3 भुजा जहां से आ गया वहां त्रिभुज बन जाता है, 4 भुजा जैसे आ गया वहां चतुर्भुज बन जाता है। चतुर्भुज का बहुत टाइप होता है, 3 भुजा से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज का बहुत टाइप होता है। 4 भुजा से जैसे ज्यादा भुजा हो गया उसको क्या बोलता है? बहुभुज होता है। 5 भुजा हो गया, 6 भुजा हो गया, 10 भुजा हो गया, 14 भुजा, कितना भुजा हो जाएगा उससे सबको 4 से मैक्सिमम जो हो जाएगा उसको सीधा बहुभुज के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो बहुभुज बोल रहा है, बहुभुज का अंतः कोण जो है उसका टोटल कोणों का योग दिया हुआ है 2160 डिग्री। तो बोला बहुभुज कितना, उसका बहुभुज का भुजाएं टोटल कितना है। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है अंतः कोणों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला। अंतः कोणों का योग दिया हुआ कितना मेरे पास 2160 इक्वल टू क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ तो हो गया, अब इसको डिवाइड कीजिए। अब फॉर्मूला कैसे आया, अब इसको जब चैप्टर वाइज में सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में उतना इसको समझाने के लिए बहुभुज के लिए हमको एक क्लास अलग से लेना पड़ेगा, ये अलग से एक क्लास लाएंगे आपको बहुभुज सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि अंतः कोणों का योग पूछेगा बहुभुज का, तो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। हो गया, यहाँ से डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 18 से कटेगा, देखिए तो 18 के 18 कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 18 3 36, 18 के 18, 18 के 18 क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या, 2 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा, 14 हो गया, यही मेरे पास क्या होगा, भुजा हो गया। हमको भुजा पूछा था कितना हो गया, टोटल भुजा 14 हो गया। टोटल भुजा पूछेगा बहुभुज का कितना भुजा हो गया, 14 भुजा हो गया। बस इसको फॉर्मूला पर सीधा सेट कीजिए, कुछ नहीं करना, सीधा पुट कीजिए फॉर्मूला में, सारा कुछ दिया हुआ सीधा सॉल्व कीजिए, और इसमें कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर से। क्या बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में क्या हो रहा है, कोटि होगा, कोटि उसकी को कहते हैं जिसका मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर। इसमें देखिए तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 6 है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, बहुपद का कोटि क्या, कोटि मतलब मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, इस बहुपद में क्या है 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं। आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूरा 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला, या मतलब 15 पुरुष को लगा दीजिए उस काम करने को, या 18 महिलाएं को उस काम को करने के लगा दिए, दोनों सेम ही दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों 12 दिन लेगा। ठीक है, 15 पुरुष को अगर लगाएंगे तो पर भी 12 दिन लेगा, या 18 ओमेन लगाएंगे तो पर भी 12 दिन लेगा। ठीक है, मेरा यहाँ फर्स्ट मेरा करना है क्या, मेन और ओमेन का दोनों का इफिशियंसी लगाना है, कार्य क्षमता हमको निकालना है। ठीक है, तो 12 से 12 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 6। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो m बाय इधर m है, m मतलब मेन, w इधर है, ओमेन क्या है 6 है, 5 है ऊपर, तो इधर चल जाएगा नीचे। ठीक है, तो मेन का मतलब आदमी का कार्य क्षमता आ गया 6, ओमेन का कार्य क्षमता आ गया 5। ठीक है, तो हमको टोटल वर्क पहले निकालते हैं, टोटल वर्क क्या निकालते हैं, इसको निकालते हैं या इसको किसी को लेते हैं, अब इसको लेते हैं। क्या है 15
मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। 15 मैन का कार्य क्षमता कितना है यहाँ 6 पुट करते हैं या 12, ये टोटल मेरे पास टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इस टोटल वर्क करने के लिए बोला कि नहीं 5 पुरुष से 6 महिलाएं को भेजने काम करने के लिए, किसको भेज रहे हैं 5 पुरुष को और 6 महिलाएं को भेज रहे काम करने का। तो इस टोटल वर्क को कितना दिन में खत्म हो जाएगा ये पूछ रहा है। तब 5 मैन को क्या लिख सकते हैं 5 मैन का कार्य क्षमता कितना है यहाँ 6 प्लस 6 इंटू अमेन की कार्य क्षमता कितना है यहाँ 5, कितना 6 5 30 30 हो जाएगा यहाँ। तो टोटल इसका कितना 60। अब 5 पुरुष और 6 महिलाएं को भेजेंगे तो उन लोग टोटल का कार्य क्षमता 60 है, और 60 कार्य क्षमता से इस काम को कितना दिन में काम खत्म करेगा 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 6 दूना 12। मतलब टोटल यहाँ से अगर निकालेंगे टोटल डे कितना लगेगा 6 तिया 18 दिन, 18 दिन में टोटल मेरे पास खत्म हो जाएगा। अगर 5 पुरुष और 6 महिलाएं भेजेंगे तो मेरे पास 18 दिन में खत्म हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सारा चैप्टर आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है। बस खाली आप धैर्य रखिए, एग्जाम से पहले सारा कुछ आपको बता देंगे। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो शुरू से अंत तक मेरे चैनल में बने रह जाइएगा, मैथ में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जितना क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। बोला एक बस का पहिया है, ठीक है। ये बस का पहिया जो है क्या कर रहा है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, ठीक है। 4000 चक्कर चलता है, मतलब एक जो 88 किलोमीटर आपको जाना है तो बस का जो पहिया मतलब चक्का जो रहता है तो 88 किलोमीटर तय करने के लिए उस चक्का कितना बार में घूमेगा 4000 चक्कर घूमेगा। 4000 चक्का घूमेगा तो 88 किलोमीटर बस ट्रेवल कर लेगा। क्वेश्चन में यही बोला है। तो हमको बोला कि जो बस का जो पहिया है उसका त्रिज्या क्या है, हमको ये निकालना है, ठीक है। बस का हमको बोला इसका त्रिज्या क्या है, हमको त्रिज्या निकालना है। तो हमको देखिए 4000 चक्कर, हमको 4000 जो चक्कर जाता है कितना किलोमीटर जाता है 88 किलोमीटर जाता है, ठीक है। लेकिन साहब हमको मीटर में निकालना, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 4000 चक्कर जाएगा तो कितना जाएगा 88,000 मीटर जाएगा। किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिए, खत्म हो गया। इसलिए एक चक्कर लगाए कितना हो जाएगा 88 पर 000/4, ये हो जाएगा। 4 पर कितना जीरो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना 22 बार में। मतलब एक चक्कर अगर लगाएगा तो कितना 22 मीटर ट्रेवल करेगा। एक बार चक्का घूमेगा तो एक बार चक्का का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये चक्का यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसी का डिस्टेंस आ गया, मतलब ये टोटल परिधि आ गया चक्का का कितना 22 मीटर आ गया। तो हमको क्या बोल रहा है चक्के का त्रिज्या, तब परिधि 2πr का वैल्यू कितना हो गया 22। चक्का एक बार जब घूमेगा, चक्का एक बार कैसे घूमता है, यहाँ से चक्का चलने स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर होगा। एक बार पूरा चक्का घूमेगा तब ना एक चक्कर होता है। तो मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो वही 2πr होता है परिधि का बराबर दिया हुआ 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना होगा 2 गुने 22/7 गुने रेडियस इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा यार बचा, तो यार बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते देखिए, तो यार बराबर क्या आ जाएगा 7/2 मतलब कितना आ जाएगा 3.5 मीटर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आपको ये बताइए, कमेंट कीजिए यहाँ तक किसको दिक्कत हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ गया, पूरा अच्छा से पूरा बेसिक से बता दिए एकदम, एक लाइन करके बता दिए आप लोग को। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोल रहा है सर। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई कितना है, 5 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4 मीटर है, तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो बोला उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन किसका, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला, घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, एल गुने बी गुने एच, यही होता है। एल मेरे पास क्या था, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो गुना कर देंगे, 5 चौक 20, 20 दिया 60, वॉल्यूम है इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। घनाभ का वॉल्यूम होता है, घनाभ का टोटल सरफेस बोलता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया का निकालने बोलता है। तो क्या फॉर्मूला क्या था, 2 गुने एल बी बी एच एच एल, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब बोलता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर पूछता है घनाभ का क्या होता है, 2 गुने एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। इसे जो पूछेगा वही निकालिए। हमको घनाभ पूछा था, सिर्फ घनाभ का फॉर्मूला लगाएं। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो ये फॉर्मूला लगाता है। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछता तो ये बोलता चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछता तो ये हो जाता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो चलते आज का आज यहीं तक रखते हैं। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।